और शायद जहरीला भी। यहाँ हरियापुर में ये 4 मर्डर और 2 गैंग रेप में संदिग्ध है। अगर ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली में कहीं भी है, इसके बिल से फूंक कर इसको आपके हवाले कर देंगे। आपने सामने से हमें नहीं बताया पंचम जी। हमने खुद पता किया कि आपके और आपके बड़े भाई सोहन के बीच कुछ मसला था। लेकिन हमारे आपसी मसले से इस हादसे का क्या लेना देना साहब? ब्रिजभान और सोहन का भी मसला था, जमीन को लेकर। अब तक कुटाई चल रही है उनकी। साहब, हम सगे भाई हैं और वो बच्चियां हमारी बच्चियों जैसी थीं। अगर वो बच्चियां सच में आपके लिए आपकी बच्चियों जैसी थी और इस घिनौने कांड में आप शामिल नहीं हैं, तो गुनहगारों को पकड़वाने में हमारी मदद करते, हमें गुमराह नहीं करते। हमने गुमराह नहीं किया साहब। आपको पहले से मालूम था कि सोहन के घर में लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ऐसे पेश आए जैसे चौंक गए। नहीं साहब, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। आपको यह भी मालूम था कि सोहन के घर के बाहर पेट्रोल की कैन क्यों, लेकिन जब हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम। हाँ, वो हमने झूठ कहा था साहब। क्यों? वो अलग बात है कि हमारे और भैया के बीच संबंध खट्टे पड़ गए थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और हम नहीं चाहते थे कि उनका ढिंढोरा पिटे कि वो पेट्रोल का अवैध धंधा चलाते हैं। इसलिए रोने धोने का नाटक किया हमारे सामने। ऐसे भाई के लिए शोक मनाया जिससे पिछले 2 साल से बातचीत बंद थी। हाँ मैडम, मैंने कई बार बात की थी पिंकी से। क्या बात की थी अरविंद? इस दिनेश उपाध्याय के चक्कर में कहीं किसी दिन तुझे जेल वेल ना हो जाए। ये दिनेश फ्रॉड के पैसों में से पिंकी को भी हिस्सा देता था? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते उसे समझाता था। गांव के कई सारे लोगों के पैसे डूबे हैं मैडम इस फ्रॉड स्कीम के चक्कर में। मुझे लगता है पिंकी को पैसे मिले जरूर होंगे दिनेश से। जी, पिंकी का पासबुक तो घर ही पर पड़ा होगा। मैं कांस्टेबल भेज रहा हूँ, तुरंत पिंकी के सारे बैंक डिटेल्स और कागजात उसे हैंडओवर कर दो। जी। ये दिनेश उपाध्याय कोई एमआर के लोकहित बम्पर योजना चलाता था, जरा पता करो क्या चीज़ है ये। सर जी, 1 दिन का टाइम दीजिए। अगर हरियापुर के लोगों का पैसा डूबा है तो आधे दिन में पूरा चिट्ठा खुलेगा। लेकिन साहब जी, एक बात समझ में नहीं आई। अगर दिनेश उपाध्याय कई लोगों की मेहनत का पैसा लेकर गुल हुआ तो उन लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? कोई कुछ बोला क्यों नहीं? इस कांड में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारे अपने भैया के साथ बातचीत बंद थी, ये बात हमने आपको नहीं बताई, तो आप ये कहेंगे कि हमने अपने भैया, अपनी भाभी और भतीजियों का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने से पहले अपनी भतीजियों के साथ। पिंकी और रंजना के साथ जो हुआ वो शायद आपका इरादा नहीं होगा, पर जिन लोगों से आपने करवाया उनकी नीयत की गारंटी लेकर तो आप बैठे नहीं थे। हमने कोई सुपारी उपारी नहीं दी साहब। हाँ, हम भैया से नाराज जरूर थे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भाई जैसा नहीं बल्कि दुश्मन की तरह व्यवहार किया था। ये क्या किया ननकू? मकान बेच दिया? अरे हमारी बात चल रही थी ना भाई। आप और सोहन भैया किसी नतीजे पे आए ही नहीं, और मेरठ में मेरी नौकरी लग गई। 4 दिन में रिपोर्टिंग भी करना है, तो मैंने बस बेच दिया घर। किसको बेचा? सोहन भैया को। सोहन भैया? तूने ऑफर कुछ नहीं पंचम भैया। सोहन भैया तो सीधे 6 लाख नगद लेकर आ पहुंचे और थमा दिए मुझे। बोले कि अंकुश के लिए सही रहेगा ये घर, उनके घर के पास ही पड़ता है, इसके लिए मैंने हाँ कर दी। सोहन भैया, जब अपने इतना प्यार देंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? ननकू ने सब बता दिया हमको। हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि नंकू का घर खरीदने में हमें रुचि है, और तुम ही जिद पकड़ के बैठे थे। लेकिन वो घर तो हमने पहले देखा था ना भैया, और कमला को भी पसंद आ गया था। उसका छत और आंगन सब हमको भा गया था। हमने अपना समझकर आपको सब बता दिया, और आपने 1 लाख ज़्यादा देकर अपने नाम करा लिया। अरे धोखा दिया आपने हमें, छुरा भोंका हमारी पीठ पे। फालतू बात मत करो पंचम। हम तुमको बोल दिए थे कि अंकुश के लिए हमने वो घर पसंद किया, पर तुमको तो हमारी कदर है ही नहीं। अगर हमको तुम्हारी कदर नहीं होती ना भैया, तो 5 साल से जो पेट्रोल का अवैध धंधा चला रहे हो ना, इस बारे में चुप नहीं बैठते हम। इसी की काली कमाई से आपने एक घर खरीदा है, ये 6 लाख इसी से आए हैं। अब तक तो भाई समझ के चुप बैठे रहे, लेकिन अब आपने ही जब भाई भाई के साँठ गांठ को तोड़ दिया ना, तो हमसे उम्मीद मत रखना कुछ। हमको धमकी दे रहे हो तुम? काश आपने भी कम से कम धमकी दी होती, अपना असली रंग दिखाया होता, लेकिन आपने तो कंधे पे हाथ रख के हमारा गर्दन दबा दिया। अब देखना क्या करते हैं। और ये पेट्रोल वाली बात आपने पंचायत में उठाई, लेकिन किसने साथ नहीं दिया आपका? ऐसा कुछ नहीं था साहब, हमने तो बस गुस्से में सिर्फ धमकी दी थी भैया को। लेकिन ये धमकी काम नहीं आई, और ये बात ना आपने हमें बताई और ना ही गांव के सरपंच लखन जी ने। हमने खुद कुरेद कर निकाली। अरे साहब, ये तो पंचम अपनी भड़ास निकाल रहा था। अब इतने के लिए हम सोहन जी के खिलाफ शिकायत थोड़ी करते। आप लोगों ने तो काफ़ी हल्ला मचाया था कि इस कांड से पूरा का पूरा गांव खौफ में, आप लोग चक्का जाम और न जाने क्या क्या करेंगे, पर इन दोनों भाइयों की दुश्मनी के बारे में आप लोगों ने चू तक नहीं की।
यहाँ तक कि सोहन जायसवाल के अवैध पेट्रोल के धंधे के बारे में आप लोगों ने मुंह तक नहीं खोला। ये सोहन और पंचम दोनों भाइयों के बीच का आपसी झगड़ा है, इसका पेट्रोल से क्या लेना देना। वैसे भी पेट्रोल पंप इस गांव से काफी दूर है। सोहन जी 5-1 रुपये ज्यादा ले लेते हैं, जिसमें हम गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं होती थी। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना। ये पेट्रोल का कैन इस कांड की जड़ हो सकता था, पर आप सबके सब चुप, कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कहेगा। इन दोनों भाइयों की दुश्मनी कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं थी। आप लोग हमारे और सोहन भैया के बीच के अनबन को एक खूंखार दुश्मनी और बलात्कार का रंग दे रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं साहब। आप लोग ब्रजभान और उसके बेटों को बचाने के लिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल 16 आने सही समझे आप पंचम जी। हम आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ इस इल्जाम को साबित भी करेंगे। ठीक है साहब, सबूत पेश कीजिए आप, तब की तब देखेंगे। पंचम जायसवाल के फोन रिकॉर्ड से भले ही कुछ ना निकले, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। अगर ब्रिजभान जमीन के मसले को लेकर ऐसा कुछ कर सकता है तो पंचम भी मकान के मसले को लेकर ऐसा कर सकता है। सगा भाई ऐसा कांड नहीं करवा सकता, ऐसा कहीं लिखित तो है नहीं। राइट सर। वैसे इस केस के स्टार्ट में हमारे पास कोई लीड नहीं थी, पर अब हर दिन नया कुछ निकल के आ रहा है। लोकहित बम्पर योजना स्कैम? सर ये स्कैम भी वजह हो सकता है इस कांड का। गांव के कई लोगों के पैसे डूबे थे और शायद ये विक्टिम पिंकी इस कांड का हिस्सा थी। मिल गई पिंकी की पासबुक। उस स्कीम के बारे में कुछ ना पूछो, स्कीम थी ऐसी, कोई मना नहीं कर सकता था। अच्छा, ऐसा क्या था? 2500 का मिक्सर ग्राइंडर 1250 रुपए में घर लेके जाओ। बोलो। अच्छा, ये योजना सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर के लिए थी? नहीं नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं ना, उन सब के रंगारंग पोस्टर लगा देता था ये दिनेश ठग। शक्ल सूरत से भी एकदम अफसर जैसा लगता था, रोबीला। किशन चाचा, ये सारी चीजें बेच रहे हैं हम और ये रेट्स यहीं के लिखे गए हैं। आपको जो भी चाहिए बस आधे पैसे दीजिए और जब माल 9 महीने बाद डिलीवरी करेंगे तो आपको 1 पैसा ज्यादा नहीं देना होगा। इसका मतलब इसमें से जो भी चीज ले सब आधे दाम में मिलेगी? और हाँ किशन चाचा, सब कुछ कायदे से होगा। आपको फॉर्म की कॉपी मिलेगी, रसीद वसीद और आधे दाम का वादा भी। तो बस आधा दाम दीजिए और आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। देखो पिंकी बिटिया, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम बोल रही हो तो हम विश्वास कर रहे हैं। ये देखिए चाचा, हमने आपके लिए सही चीज चुनी है ना। ये लो बिटिया। किसी गांव वाले को एक सुई तक तो दिलाई नहीं साले ने, तो मेरा किराया क्या देता? 1 हफ्ते तक रोज जाकर मैं पिंकी से पूछता रहा कि दिनेश का बच्चा गया कहाँ। वो छोटा सा मुंह बनाकर बोलती पता नहीं। फिर ताला तोड़ा? जब किस्मत टूटी हो तो ताला क्या चीज़ है? पूरा सामान लेकर छू। सिवाय इस बोर्ड के। रद्दी वाले को बोला भैया और इसको लेके जा, आंखों में चुभता है ये, और वो अभी तक आया भी नहीं। दीवान जी, 1-2 लोगों तो समझे, ये दिनेश उपाध्याय तो पूरे गांव को चूना लगा कर गया है। ये आधे दाम का जो लॉलीपॉप देकर गया, किसी को शक नहीं हुआ? किसी ने कुछ पूछा नहीं दिनेश से? भैया कोई दिनेश बाबू को नाराज नहीं करना चाहता था, सभी ने लालच में आकर कुछ न कुछ खरीदा था। आप भी? 800 की इलेक्ट्रिक इस्त्री 400 में दे गई, छोटा सा करंट का झटका मुझे। लेकिन वो जयलाल शुक्ला को तो हजारों वोल्ट का करारा झटका लगा। शॉक। क्यों, कोई फ्रिज वगैरह खरीदा था क्या? खेत का मोटर पंप, बेटे के लिए मोटरसाइकिल, लगभग 70-80 हज़ार रुपये दे चुका है उस ठग दिनेश को। और अब भी रोज आकर दुकान के चक्कर लगा के जाता है, उम्मीद में बैठा है कि शायद दुकान खुलेगी फिर से। बावला हो गया है। कि एक दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास काम कर रही थी, जो 2 महीने पहले कई लोगों को चीट करके भाग गया। आप जरा पिंकी के अकाउंट में देख के बताएंगे कि दिनेश ने कोई रकम पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर की हो या फिर पिंकी के अकाउंट से किसी अज्ञात अकाउंट में कोई बड़ी रकम ट्रांसफर हुई हो। आप पहले ये बताइए कि आपको किसने कहा कि पिंकी और उस फ्रॉड दिनेश उपाध्याय के बीच था या नहीं था फेयर? आप पहले ये बताइए, आपको बताया किसने? अरविंद, तुम्हारा दोस्त, पिंकी का दोस्त, तुम्हारी फैमिली का दोस्त। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता। पिंकी ने तुम्हें बताया था कि उसने कत्ल से 2 दिन पहले अपना नंबर क्यों चेंज किया? नहीं, बोल चुका हूं आपको। बोल चुके हो, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। हमें लगता है पिंकी या तो दिनेश को अवॉइड कर रही थी या फिर गांव वालों को, इसलिए उसने अपना नंबर चेंज किया। नंबर चेंज करके कोई गांव वालों को कैसे अवॉइड कर सकता है भला?
और वो दिनेश को क्यों अवॉइड करेगी सर? क्योंकि शायद जैसे गांव वालों का पैसा दिनेश के पास अटका था, ऐसे ही दिनेश का पैसा पिंकी के पास अटका हो। झूठ, सब झूठ है ये। तुम्हारे घर के 4 लोगों का मर्डर हुआ है, तुम्हारी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप हुआ है, ये झूठ नहीं है। और ये भी झूठ नहीं है कि ब्रजभान और तुम्हारे अपने चाचा पंचम के साथ तुम्हारी फैमिली की दुश्मनी थी। ये भी झूठ नहीं है कि तुम्हारे पिता पेट्रोल का अवैध धंधा करते थे। ये भी झूठ नहीं है कि गांव वालों ने दिनेश की फ्रॉड स्कीम में पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन पिंकी के भरोसे लगाया था। और अब गांव वाले इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हारी बहन पिंकी को मान रहे थे। छोटी छोटी रकम भी मिलाओ तो 8-10 लाख कहीं नहीं गए। सर एक जलाल शुक्ला मिला था, मैक्सिमम उसका नुकसान हुआ है कुछ 80,000 का। काफी परेशान लग रहा था। तो क्या सर कुछ ऐसी नाराज गांव वालों ने मिलकर बदला तो नहीं लिया पिंकी से और पूरे परिवार वालों से? और फिर पंचायत खौफ, ड्रामा और चक्का जाम की धमकी देकर ध्यान बटा रही हो। सर आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से गांव का वो हर बंदा राडार में लाना होगा जिसको दिनेश ने चूना लगाया हो, और शायद पिंकी ने भी। लेकिन सर पिंकी के बैंक अकाउंट में कोई भी अनयूजुअल रकम ना डिपॉजिट हुई और ना ही किसी दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांसफर। त्रिपाठी लगभग सारे ट्रांजैक्शन कैश में हुए। हो सकता है सारी रकम पिंकी के पास कलेक्ट हुई और पिंकी ने ये रकम दिनेश को ना दी। गुस्से में आकर दिनेश ने अपने आदमी भेजकर ये सब करवा दिया। इस वक्त हर एंगल धुंधला है अंकुश, लेकिन इतना साफ है कि इस कांड का कुछ ना कुछ पिंकी से लेना देना जरूर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब मेरी पीठ पीछे हुआ जब मैं यहां नहीं था। ये बात भी उसी धुंध में फंसी है अंकुश। तुम्हारा लखनऊ जाना होता है और उसके ठीक 3 दिन बाद ये कांड हो जाता है। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? हमारे पास कोई वजह नहीं है तुम पर शक ना करने की। सर अपनी फैमिली का मैं इकलौता मेंबर बचा हूं अब, और इकलौते वारिस भी, इसीलिए शक के दायरे में हो। पर तुम इकलौते नहीं हो। हमारी उंगलियां और भी कई जगह उठ रही, इशारा भी कर रही, पर किसी एक जगह पे टिक नहीं रही। इसलिए तुम सबको चेतावनी है हमारी कि हमसे कुछ भी छुपाने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि हम धुंध के हटने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद धुंध हटाकर मुजरिम को रोशनी में ले आते हैं। सभी संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स बड़ी बारीकी से स्कैन हुए, पर कहीं से भी कोई ठोस अंदेशा नहीं हो रहा था कि इनमें से किसी का इस मल्टीपल मर्डर और गैंग रेप से कोई ताल्लुक हो। गांव में जिन जिन लोगों ने दिनेश की स्कीम में पैसा खोया था, उन सभी पर अब हमारी कड़ी नजर थी। यह एंगल भी आगे बढ़ नहीं पाया था कि पंचम जायसवाल ने यह काम किसी दूसरे को सौंपा हो। दिनेश उपाध्याय को ढूंढने में जमीन आसमान एक किया जा रहा था। वो अब इस केस में संदिग्ध नंबर 1 था। केस की शुरुआत में हमारे पहले मुख्य संदिग्ध ब्रजभान शर्मा और उसके बेटों की जमानत हुई, पर वो अब भी हमारे संदिग्धों की लिस्ट में मौजूद थे। पूरी शिद्दत से कोशिशें करने के बावजूद ये केस एक नरसंहार के लगभग 1 महीने बाद दिल्ली में दिनेश उपाध्याय पकड़ा गया। पर इस केस के लिए दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। दिनेश उपाध्याय हमारा गुनहगार है, पहले आप उसे हमारे हवाले कीजिए। सबसे पहले हमें गांव के एक आदमी का पैसा वसूलना है, सूद समेत। हमारे हवाले कीजिए दिनेश उपाध्याय को। ऐसा चाहिए हमारे हवाले कीजिए, हमारे गुनहगार हवाले कीजिए। आपको हमारे हवाले करना ही पड़ेगा दिनेश उपाध्याय को, हमारे हवाले करना ही पड़ेगा दिनेश उपाध्याय। कौन होते हैं आप लोग? हाँ, कौन होते हैं आप लोग? ये आजकल फैशन हो गया क्या कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर अदालतें चलाना? कान खोलकर सुन लीजिए सबके सब, दिनेश उपाध्याय इस वक्त हमारी हिरासत में है। आप लोगों के साथ हुआ पैसों का फ्रॉड, जायसवाल परिवार की हत्या और भी कई केसेस होंगे। इन सब केसेस में दिनेश उपाध्याय से पूछताछ की जाएगी। तो क्या उससे हमारे लूटे गए पैसे वापस मिल जाएंगे? दोषियों से पैसे वापस दिलवाना अदालत का काम। इस वक्त हमारा काम है दिनेश उपाध्याय के खिलाफ तगड़ा केस बनाना, जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के इस रवैये से हमारे काम में अड़चन हो रही है, ये कब समझेंगे आप लोग? अभी शांत होकर शांति से आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो किसी चार्ज के लिए मना भी करेगा ना, तो भी हम तेरी जमानत की एप्लीकेशन का विरोध नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि गांव वाले तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेरा एक एक पुर्जा खोल कर रख देंगे। बाहर ही खड़े हैं,
मैं किसी भी चार्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक पेशेवर फ्रॉड हूँ। इस हरियापुर गांव के अलावा मैंने और भी कई गांव में लोगों को ठगा है। इस भ्रम में मत रहना दिनेश। इस सारी डीलिंग कैश में हुई है तो केस कमजोर बनेगा। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ सर, बल्कि पिछले कुछ सालों से मैं तैयार भी था कि एक ना एक दिन तो ज़रूर पकड़ा जाऊंगा ही। कोर्ट, जेल, मैं सबके लिए तैयार हूँ और अपने सारे के सारे फ्रॉड में कबूल कर लूँगा। 4 मर्डर और 2 रेप केस, ये कौन कबूल करेगा? आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मेरे ऊपर नहीं चिपकेगा। मैंने अप्रैल में हरियापुर गांव छोड़ा था सर। अब अगस्त में आप लोग मुझे यहाँ वापस लेकर आए। इस बीच पूरे टाइम में दिल्ली में ही था। किस गैंग को दिल्ली में सुपारी दी तूने? इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये जो थ्योरी है कि पिंकी ने मेरे पैसे मारे और मैंने इस तरह से पिंकी से बदला लिया, ये सरासर गलत है। पिंकी और तेरा अफेयर था, ये भी गलत है। 100% गलत है मैडम। वो बेचारी तो एक कॉलेज की लड़की थी, होनहार थी। मैंने पिंकी के टैलेंट को स्पॉट किया सर। तुझे हमारे टैलेंट का भी अंदाजा नहीं है दिनेश। कि झूठी कहानियां हमें बेचने की ट्राई मत करना। सर, पिंकी ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। पर तूने पिंकी को नुकसान पहुंचाया। पूरे पैसे लूटे, यहां से भाग गया, पिंकी को अकेले छोड़ दिया पूरे गांव वालों का सामना करने के लिए। जी हाँ, और इसीलिए पिंकी मुझे बार बार फोन कर रही थी सर। उसके पास मेरा दूसरा नंबर था। दिनेश सर, 2 घंटे से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, गांव वाले परेशान कर रहे हैं मुझे। देख पिंकी, मैं अपना ये नंबर भी बदलने वाला हूँ। मतलब लोग सच कह रहे हैं? आप वाकई उनके पैसे लेकर फरार हो गए? मैंने तुम्हारी सैलरी एक दिन भी कभी डिले की है क्या? बल्कि ऊपर से बोनस भी दिया है तुम्हें। देखो पिंकी, तुम इस सब में मत पड़ो। मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। यहाँ गांव वाले मेरा गला पकड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पे आपको पैसे दिए चीजों के लिए। टेंशन मत लो पिंकी, मैं कह रहा हूँ ना, अपना नंबर बदल दो। घर भी चेंज कर दूं, गांव भी? पिंकी, ये सारे गांव वालों को ना एक स्टैंडर्ड जवाब दे दो। बोलो कि मुझे नहीं पता दिनेश सर कहाँ चले गए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से ये भी बोल देना कि मेरी खुद की भी 3-4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। कुछ वक्त में सब भूल जाए और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, रूटीन। और अपना हाँ नंबर आज ही चेंज कर दो, ठीक है? इससे ज़्यादा तुम्हें कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। सो गुड लक। सर, चीटिंग करना मेरे खून में है। आज तक मैंने बहुत से लोगों के साथ धोखा किया है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ धोखा करता है तो इतने भयंकर तरीके से मैं उससे बदला नहीं लेता हूं सर। धोखा देना, धोखा खाना हिस्सा है इस खेल का। पैसों का धोखा, दिल का धोखा, सब एक है तेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये दिल विल जैसी कमजोरियां मैं पालता ही नहीं हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पिंकी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। वो एक होनहार सेल्स गर्ल थी जो मेरी स्कीम्स को गांव वालों को हार्ड सेल किया करती थी। और रही बात पैसों की, तो इंस्पेक्टर साहब, पिंकी ने एक पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे। लेकिन पिंकी को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी बहन रंजना को नुकसान पहुंचा, उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचा। इन चारों को हम कॉम्पनसेशन तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन इनके गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तेरे मुंह से सब कुछ उगलवाएंगे जरूर। आप सही कह रहे हैं सर। आपके टॉर्चर से घबराकर मैं कबूल कर लूंगा एक ऐसा गुनाह जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए सर, इससे क्या आपका असली केस सॉल्व हो पाएगा? वो जो असली कातिल है वो तो बाहर खुला घूमता रहेगा ना। आप जैसे काबिल ऑफिसर्स के नाम के चुटकुले सुनाता रहेगा अपने दोस्तों को। कैश में इसलिए डील करता हूं ताकि केस बनाना मुश्किल हो, मुझे ट्रेस करना मुश्किल हो। ये 4 मर्डर्स, 2 गैंग रेप, इतना बड़ा अटेंशन मैं अपने ऊपर क्यों मोल लूंगा सर? कॉमन सेंस। सर, ये दिनेश बड़ी स्टैंडर्ड बातें कर तो रहा है, पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, ये बंदा रेप और मर्डर करने वाला लगता भी नहीं है। क्या ब्रजभान और उसके दोनों बेटे ऐसे लगते हैं? क्या सोहन जायसवाल का भाई पंचम जायसवाल ऐसा लगता है? क्या सारे गांव वाले ऐसे लगते हैं जिन्हें दिनेश ने ठगा था और उन्होंने दिनेश का गुस्सा पिंकी और उसके परिवार पर निकाला हो? क्या अंकुश ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया? सर, अंकुश जायसवाल का कोई पारिवारिक मसला सामने नहीं आया। हमारे बाकी संदिग्धों के मसले तो सामने आए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं। सर, सबकी स्टैंडर्ड लाइन है कि ये काम हमने नहीं किया और ऐसा घिनौना काम हम कर ही नहीं सकते। पर सब कुछ ना कुछ छुपाते आए। अब सवाल यह है कि जायसवाल फैमिली के किसी सदस्य से रंजिश वाले ने भी ये नहीं किया है, तो फिर कौन? हमारा पहला डकैती वाला एंगल भी कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। तो सवाल सोहन और गायत्री जायसवाल को उन्हीं के बेडरूम में उन्हीं के बिस्तर पर मार डाला गया। शायद नींद में उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद इन दोनों लड़कियों
पिंकी और रंजना के साथ गैंगरेप किया गया होगा और उसके बाद मर्डर। सर पिंकी और रंजना इन दोनों में से किसी एक ने दरवाजा खोला होगा। पूरे चांसेस हैं कि गुनहगारों में से कोई एक जान पहचान का था। सर वो पेट्रोल का कैन, मैं बार बार उस पर आके अटक जाता हूँ। अंकुश और गांव के कई लोगों ने बोला है कि गांव में अगर एकाएक किसी को पेट्रोल की जरूरत पड़े तो सोहन जायसवाल के पास से मिल जाता था। पर सर अंकुश ने यह भी बोला था कि अगर किसी को पेट्रोल की जरूरत होती थी तो वो फोन करके बोल देते थे। पेट्रोल की डिलीवरी हमेशा दुकान से होती थी, घर से नहीं, ऐसा क्लियरली कहा है अंकुश ने। सर हो सकता है किसी एक्सेप्शनल केस में पेट्रोल का ऑर्डर दुकान के बंद होने के बाद घर से पिकअप होने वाला, या शायद इस केस में होने वाला। तो फिर हमारे संदिग्धों में से ये एक्सेप्शनल केस कौन हो सकता है जिसे पेट्रोल चाहिए था? सर पंचम की पिछले 2 साल से सोहन जायसवाल से कोई बात नहीं हुई। मैंने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लियर है। सर शायद पंचम उस रात पर्सनली आया हो अपने भाई से बात करने और सुलह करने के बहाने उसने बात पेट्रोल को लेकर शुरू की। केस अब हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा था। कोई क्लियर मोटिव नजर आने के बजाय मौजूदा सारे मोटिव्स और धुंधले नजर आने लगे थे। हम सारे संदिग्धों से बार बार वही सवाल करने लगे थे। उम्मीद यही थी कि इनमें से कम कोई एक अपने बयान से कुछ अलग कहे और हम उसके झूठ को पकड़ लें ताकि इस केस का सच सामने आए। क्राइम सीन के पास के डंप डेटा से भी हमें किसी की सस्पिशियस प्रेजेंस का अंदेशा नहीं मिला जो उस रात वहां मौजूद हो सकता था। नाकामयाबी के भंवर में हम मानो हर बहते तिनके से लटक रहे थे, पर एक ऐसा तिनका आखिरकार हाथ लगा जो हमारे केस को किनारे ले आने वाला था। सर 2 अलग अलग केसेस को क्यों जबरदस्ती साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगा के कोर्ट में पेश कर दीजिए ना। ये अरविंद कुशवाहा कौन है जानता है? जी सर, पिंकी का दोस्त है। अरविंद ने तेरी फ्रॉड स्कीम में पैसे लगाए थे? जी, उसे नए मॉडल की कोई बाइक चाहिए थी। पिंकी कभी अरविंद के बारे में बातें करती थी तेरे साथ? पिंकी मेरे लिए काम करती थी। मेरी पिंकी से बातचीत सिर्फ और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होती थी। मेरी स्कीम्स बेचती थी वो गांव वालों को, कभी अपनी पर्सनल बात डिस्कस नहीं की उसने। नहीं अरविंद नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को उठाओ। क्या नाम था उसका? सर ममता, कुछ ममता बोला था उसने। गर्लफ्रेंड ममता है, ममता त्रिवेदी। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। अब हम ममता से बात करें, उठा लो उसे। ओके सर। त्रिपाठी, पता नहीं क्यों शायद अरविंद को उसके कॉन्फिडेंस या रात भर शादी में होने की वजह से उसे हमने अपने संदिग्धों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन फैक्ट यही है, हत्याकांड से घंटे भर पहले चारों विक्टिम में से एक विक्टिम पिंकी को आखिरी कॉल अरविंद ने किया था। पर उठाते हैं अरविंद। पता चला टेस्ट सेंटर पर ड्रॉप करने वाली बात पूरी तरह मनगढ़ंत है और जम के कुटाई करते हैं। करेंगे, लेकिन इसके बयान को छुटलाने वाली डिटेल और सबूत के साथ। हाँ मैडम, मैं पिंकी जायसवाल को जानती थी, लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहती है? तुम पिंकी को कितने अच्छे से जानती थी? उससे बात होती थी या नहीं होती थी? और मिलती थी तो कब और कहाँ? नहीं, मैं पिंकी से मिली विली नहीं। ना ही हम एक कॉलेज के थे और ना ही गांव के। पर ममता, तुमने पिंकी के बारे में शायद सुना होगा अपने बॉयफ्रेंड अरविंद से। अरविंद का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से पहले या उसके बाद पिंकी के साथ कोई रिश्ता था, रोमांटिक टाइप का? ये कौन सी बात हुई सर? हर बारी जब आपने पूछा है मैंने जवाब दिया है, हर बारी हाजिर हुआ। फिर ये ममता, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में? नाम तो तूने घसीटा है, जब हमारे बिना मांगे बिना पूछे तूने ममता का नाम लिया, ममता त्रिवेदी। यहाँ तक कि उसका नंबर तक ऑफर किया। आप कहें तो मैं नंबर दूं सर? और अब जब हम ममता से 2-4 सवाल कर रहे हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है? कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं कि हमने तुझे ममता को सिखाकर भेजने के लिए मौका नहीं दिया, जैसे कि तूने गुड्डू को सिखाकर भेजा था हमारे इन्फॉर्मर के पास? क्या सिखाया मैंने सर? दरअसल हिले हुए तो ना मुझे आप लोग लग रहे हैं, जो इतना भयंकर कांड हो जाने के बाद आप अब तक मुजरिमों को नहीं पकड़ पाए, बस यूं बकरे ढूंढे जा रहे हैं। पिंकी के बारे में जो भी जानती हूँ वो सारी बातें मुझे अरविंद ने ही बताई है। मतलब ममता, अरविंद पिंकी के बारे में तुमसे काफी बातें करता था? क्या बातें करता था अरविंद पिंकी के बारे में? यही कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिंकी का बड़ा भाई अंकुश और अरविंद भी अच्छे दोस्त हैं। काफी बातें होती थी पिंकी के बारे में, राइट? हाँ, होती तो थी। कभी तुम्हें ये लगा कि पिंकी हमेशा तुम दोनों के बीच में होती है? लगा था। मैंने अरविंद को पूछा भी उसकी फीलिंग्स के बारे में। ममता, फीलिंग्स थी? मुझे नहीं पता,
पर जब भी पिंकी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी तो मैं इरिटेट हो जाती थी। कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि पिंकी और अरविंद के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है? लगा तो था, और अरविंद को मैंने पूछा भी, पर उसने कहा कि सिर्फ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन कई बार दिन में पिंकी की ही बात होती थी कि पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो बोला। कई बार तो पिंकी उसे ठीक से बात नहीं करती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। मतलब ममता, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद होता तो तुम्हारे साथ था, पर वो था पिंकी के साथ। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा ममता, तुम्हें क्या लगता है जब अरविंद पिंकी से मिलता होगा तो वहां पर वो तुम्हारी बातें करता होगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ टाइम से पिंकी और अरविंद के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर, क्योंकि पिंकी अरविंद के पैसे नहीं लौटा रही थी और अरविंद बहुत अपसेट था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया था। एक मिनट। अरविंद ने किस लिए पैसे दिए थे पिंकी को और कितने दिए थे? अरविंद ने पिंकी को पैसे नहीं दिए थे। हाँ मतलब दिए थे, वो जो फ्रॉड बम्पर स्कीम जहाँ पिंकी काम करती थी वो उसको हाफ प्राइस में बाइक दिलाने वाली थी, पर अरविंद को जब पता चला कि वो फ्रॉड है तो पिंकी ने पैसे देने से मना कर दिया। सर, आप कानून के रखवाले हैं सर। सर, आप ऐसे गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? सर, ये गलत है सर, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। सर, आप मुझे बताएंगे कि किस चार्ज में आपने मेरे बेटे को अंदर किया है? फिलहाल आपके बेटे से पूछताछ की जा रही है। मेरा बेटा अरविंद जायसवाल परिवार के करीबी था और आप उस पर शक कर रहे हैं? जी। अंकुश उसको फंसा रहा है, झूठी उंगली उठा रहा है उस पर। देखिए, सिर्फ ने भी, आखिर वो दुल्हन का भाई था। और मेरा बेटा अरविंद वो भी दुल्हन के भाई जैसा ही है, दिलीप का खास दोस्त, जैसे वो गुड्डू। भगवान जाने आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक तो इतना भयंकर कांड हो गया और आप लोग उसे जोड़ रहे हैं मेरी बेटी की शादी के साथ। और ऊपर से सुना है आप लोग दिलीप और गुड्डू के पीछे आदमी भी लगा दिए। और मेरे बेटे अरविंद को तो क्रिमिनल की तरह बंद कर रखा है। कुशवाहा जी, भरत जी, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि शादियों में लोग कपड़े बदलते हैं। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि लोग रंग भी बदलते हैं और कभी कभी रंग को छुपाने के लिए भी कपड़े बदले जाते हैं, खास करके खून का रंग। ठीक है, साफ साफ कहिए आप चाहते क्या हैं? कपड़े, तीनों लड़कों के दोनों जोड़ी कपड़े पूरे के पूरे जल्द से जल्द। ये कोई दरख्वास्त नहीं है। अजीब है ये पुलिस वाले भी। मेरा गुड्डू तो अंकुश का भी खास दोस्त रहा सालों से। अरे कपिल जी, ये पुलिस वाले बौखला गए हैं। केस आगे नहीं बढ़ रहा ना, तुम्हारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कुशवाहा जी, चुप क्यों हैं आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो कपड़े पहनकर इन तीनों ने बारात का स्वागत किया था वो कपड़े हमें घर पर मिले क्यों नहीं? ये कपड़े वो हैं जो तुम तीनों ने शादी के वक्त पहने थे, लेकिन बारात वाले कपड़े तुम तीनों के घरों में नहीं मिले। तुम तीनों के घर की तलाशी के वक्त हमें नहीं मिले। दिलीप और गुड्डू, तुम दोनों तो तलाशी के वक्त मौजूद भी थे। कहाँ भेजे कपड़े? पापू की लॉन्ड्री में। सोचा पाप के साथ साथ खून के धब्बे भी धुल जाएंगे, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। सर, जो बात मैंने आपके आदमी से कही थी कि अरविंद पिंकी के बारे में कुछ और भी जानता है, वो बात अरविंद ने खुद मुझे उस आदमी से कहने को कहा था। ये तो हम जानते हैं बेटा। ये बता कि कपड़े छुपाने के लिए भी अरविंद ने कहा था? सर, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसकी फैमिली को तो हम करीब से जानते भी नहीं थे, खासकर उन दोनों बहनों को। तो तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि सब कुछ क्या करा है अरविंद का ही है? हाँ सर, ये किसी की चाल है सर। सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। अब इन दोनों को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है। ये दोनों ही सब कुछ मुझ पर डाल रहे हैं। तो तू सच बोल दे अरविंद। देख, तेरी कहानी खत्म हो चुकी है। हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं था। बोल, तेरे साथ और कौन था? बोले। सर, यही दोनों थे मेरे साथ उस रात। अपने मजे करने आए थे सर, अपनी मर्जी से। सर, इस अरविंद ने हमें बोला कुछ और करवाया कुछ और। फंसा रहा है सर हमें। अबे दिलीप, पकड़े गए हम लोग। कबूल कर लो कि तुमने अपने मजे के लिए मेरा साथ दिया। इस पिंकी की बच्ची को तगड़ा सबक सिखाना है। अबे अरविंद देख, भाई तेरा गुड लक है कि तेरी लाइफ में ममता है। अब जो है उसमें खुश रहना है यार। फालतू में क्यों इतना लालची बन रहा है? अरे दिलीप, तू नहीं समझेगा ये घायल ईगो की आग। देख,
पिंकी हमारे अरविंद भाई साहब के बाइक पे लिफ्ट लेती है, मैं कभी लिफ्ट देती नहीं। सच कहूँ तो उसका नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और ऊपर से साली मेरे पैसे निकल कर बैठी है। अरविंद, मैंने तुम्हें पहले भी अच्छे से कहा है, अब साफ साफ कह रही, मुझे तुम्हारे किसी भी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। पिंकी तुम हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हो मुझसे? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा स्वीट बोलते हो, बनते हो। देखो अरविंद, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, नो, मुझे तुम में या किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, अपने काम पर है, पर तुम समझते ही नहीं हो। गोल गोल जलेबी की तरह लगे रहते हो, छासनी की तरह चिपके रहते हो। बाइक पर तो खूब चिपकती हो मुझसे। मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे बाइक पर बैठती हूँ? वो तो तुम अंकुश भैया के दोस्त हो, मम्मी पापा के सामने स्वीट बॉय बनते हो, और मैंने भी तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह समझा है, तुम्हें भाई टाइप। लेकिन तू प्रपोज करके अपना मुंह और मेरे कान खट्टे क्यों करते रहते हो? तो जब देखो तब तो मेरी इंसल्ट करती रहती हो, और ऊपर से मेरे 20,000 खाकर बैठी हो उस बम्पर योजना की आड़ में। दिमाग मत खराब कर अरविंद। क्या तू भूखा मर रहा है उन पैसों के बगैर? क्या मैंने तेरे जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले थे? लेकिन तू काम तो करती थी ना उस ऑफिस में, जानती थी ना तू कि वो कुत्ता दिनेश उपाध्याय फ्रॉड है। अरे कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। मैं तेरे प्रपोज करने पे तुझे डांट देती हूँ तो तू पैसों की रट लगाना शुरू कर देता है। देख, मैंने तुझे कई बार कहा है कि दिनेश उपाध्याय फ्रॉड था, ये बात मुझे भी नहीं पता था। उसने तेरे साथ साथ कई लोगों को चुना लगा गया है, उसने मुझे भी धोखा दिया है। और हाँ, टेस्ट के बाद मुझे लेने मत आना, और आज के बाद से मैं तेरे बाइक पर कभी नहीं बैठूंगी। बाइक पर तो तू बैठेगी मेरी, आऊंगा मैं तुझे लेने टेस्ट के बाद। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑटो लेकर निकल गई। इतना गुरूर साली का हमेशा के लिए तोड़ना है मुझे। यार ये सब करके क्या मिलेगा? और अंकुश तेरा दोस्त है। पर अंकुश इस वक्त यहाँ नहीं है। तो देखो यार, मुझे सिर्फ पिंकी से मतलब है, मुझे उसको सबक सिखाना है। उसकी छोटी बहन है रंजना, थोड़ी कच्ची है पर बुरी नहीं है। तुम लोग उसको एंजॉय करना, क्या कहते हो? पापा सो गए हैं, अब पेट्रोल कल सुबह ही मिलेगा। तू समझना यार, हम लड़की वाले हैं, शादी का माहौल है यार, इतने सारे काम होते हैं यार, पेट्रोल तो अभी चाहिए ना यार। और कल सुबह विदाई भी है, इतनी भागम भाग है। ठीक है, मैं पेट्रोल दुकान से निकाल कर रखती हूँ, तो घर आकर ले जा। अच्छा, और तू ना बाहर वेट करना, देख मैं कोई बेल वेल नहीं बजाऊंगा, खामखा अंकल आंटी उठ जाएंगे। जल्दी आ जा। अरविंद, सारे बाराती खाना खाकर आराम कर रहे हैं। सही मौका है, जल्दी वो आते हैं, थोड़ा मजा हम भी तो कर लें। ये ले, हम तीनों के फोन यहीं कहीं रूम में छुपा कर रख दे, साइलेंट पर। ठीक है। छुरे बाइक में निकाल ले, हम मेरी बाइक पर चलेंगे। अरविंद अपनी मनगढ़ंत भड़ास निकालने चला था, पूरी प्लानिंग के साथ, छुरे वुरे खरीद कर, और तुम दोनों ने इसका साथ दिया सिर्फ मजे के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसे तुम लोग मजे की एक्टिविटी समझते हो? अबे दिलीप, तेरी तो बहन की शादी हो रही थी ना, उस दौरान तो किसी के माँ बाप को मार के चाकू के नोक पे उनके ये साबित करने के लिए कि अरविंद, गुड्डू और दिलीप ने भयंकर जुर्म किया है। साहब, गलती हो गई उनसे। मर्डर और गैंग रेप किए हैं आपके बेटे और उसके दोस्तों ने, ये गलती नहीं, गुनाह है। मानते हैं सर जी, पर जरूर इस अरविंद ने मेरे बेटे को उकसाया होगा। हाँ सर, मेरे दिलीप को भी, वरना आज तक तो उसने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा सर। अरे सर, अब ये लोग सब कुछ मेरे बच्चे पे डाल रहे हैं सर। बस कुशवाहा जी, कपिल जी, भरत जी, झूठ मत बोलिए अपने आप से, इस कड़वे सच का सामना कीजिए। आप तीनों के बेटे इस घिनौने जुर्म में बराबर के साथीदार थे। अरविंद अपने आप को विक्टिम समझकर अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था। दिलीप और गुड्डू अपने अंदर की विकृति की आग बुझा रहे थे। और आपका बेटा दिलीप, वो तो अपनी बहन की शादी छोड़कर इस गुनाह में शरीक हुआ। ये तीनों गुनहगार हैं जायसवाल फैमिली के, कानून के। 21-22 साल के पढ़े लिखे अच्छे घरों के इन लड़कों ने इतने विकृत जुर्म को अंजाम दिया, ये सुनकर ही सबके होश उड़ गए थे। वो लोग भी हिल गए जिनकी जायसवाल परिवार से रंजिश रही थी। गांव वाले जो अब तक जुर्म के रहस्य से आतंकित थे, अब सच जानकर मायूसी और शौक के माहौल में डूब गए। दिनेश उपाध्याय ने और कहां अपनी फ्रॉड स्कीम के जरिए लोगों को ठगा और उनके पैसे लूटे, उसकी जांच हो रही है।
जब एक परिवार के सफाई के केस की छानबीन होती है तो छोटी से छोटी रंजिश से लेकर पीढ़ियों की जानी दुश्मनी तक सब कुछ शक के दायरे में आता है और उसकी छानबीन होती है। पर इस केस में एक ऐसी अनबन थी अरविंद के साथ जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पिंकी को पता था, पर उसे यह नहीं पता था कि रंजिश की एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट करने वाली है उस पर और उसके परिवार पर। हमारी अपील है हर महिला से, हर लड़की से, हरेसमेंट का कोई लेवल या डिग्री नहीं होती। पहली बार ऐसा कुछ होते ही तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। ये कोई लोगों में डर पैदा करने का प्रयास बिल्कुल नहीं है, बस एक सिंपल कदम है औरतों की सेफ्टी के लिए। रिजेक्शन का असर किसके दिमाग में कैसा हो रहा है ये जज करना आसान नहीं है, जैसा कि अरविंद के केस में। साथ ही किसके दिमाग में किस तरह की अमानवीय विकृति पनप रही है ये भांपना भी आसान नहीं है, जैसे कि इस केस में दिलीप और गुड्डू, जो बस अपने दोस्त का साथ देने गए इन मर्डर्स में सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें क्रूर तरीके से अपनी हवस पूरी करने का मौका मिले। हर जुर्म एक आईना है, एक दर्पण है हमारे जमाने का, जो हमें दिखलाता है वो सारी चीजें जो होनी नहीं चाहिए। इस वक्त हम नहीं बता पाएंगे कि पेशेंट पहले जैसा कितने हद तक सही हो पाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मीनाक्षी, कुछ तो बोल। बेटा, हम सब आशुतोष और तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं हमेशा की तरह, पर हमें पता तो चले हुआ क्या था। जब पुलिस वाले मुझे बार बार पूछते हैं क्या हुआ था, तब वो सब दोहराने में मुझे बड़ी घिन आती है अपने आप से। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, कम से कम आप लोग मुझे इस दर्द से बख्श सकते हैं। एक बार बता तो चुकी हूँ क्या हुआ था। मैंने कुछ एफडीज तोड़वाए हैं दीदी। आपके ससुर जी ने कुछ सेविंग्स निकाले हैं। टोटल 7 लाख डिपॉजिट हो पाया है। थैंक यू अंकिता, ये एहसान रहेगा हम पर। तुम भी एक एहसान कर सकती हो हम सब पर। सच बोल सकती हो दीदी। दुख होता है अंकिता, पुलिस वालों की तरह तुम सब भी मुझ पर शक करते हो। केस जा ही कुछ ऐसा रहा है दीदी। धीरज ने आशुतोष जीजा जी का चेहरा जला दिया और आपकी कार लेकर चला गया। फिर वो कार हाईवे के पास कैसे मिली? धीरज क्यों छोड़ गया वो कार वहां पर? इसका जवाब तुम खुद धीरज से क्यों नहीं मांगती? एक बार तुम भी महसूस करो उसकी लीचड़ नजरों को। एक बार बैठकर देखो पुलिस वालों के सामने, तब पता चलेगा कितना इंसल्टिंग फील होता है। पुलिस का फोन आया था दीदी, आपको फिर से बुलाया पुलिस स्टेशन। मेल बॉडी है। बाहरी डिटेल्स धीरज रायकर से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिवाय डीएनए टेस्टिंग के कंफर्म्ड आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल है। हद से ज्यादा जल चुकी है बॉडी। हम धीरज के मदर को बुलाएंगे डीएनए सैंपल्स के लिए। वैसे उस कार से हमें ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं जो आशुतोष और मीनाक्षी को उससे जोड़े। डॉक्टर बता सकते हैं कि मौत कैसे हुई होगी? यह कह पाना मुश्किल है। विक्टिम के स्कल पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, दोनों हाथ और पैर भी टूटे हुए थे। हो सकता है यह मर्डर हो, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। एक बार डीएनए टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ही दावा के साथ कह सकेंगे। अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन? नहीं, कल सुबह जाना है। और कुछ बोले? बोल रहे थे कि उन्हें कुछ नए लीड्स मिले हैं केस पर। अपनी मीनाक्षी दीदी से कहना कि कुछ छुपाए नहीं। और खुद छुपा रहे हैं? कैसी लीड्स मिली हैं उनको बताएंगे नहीं? मुझे भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। मुझे लगता है तुमने पहले से ही ठान लिया है, मुझ पर शक करना ही करना है, चाहे सच जो भी हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ मिला है सर? इस बार मीनाक्षी पक्का बोलेगी ही बोलेगी। अशु, पुलिस को कार मिल गई है।
धीरज मिला? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं मिला। अब ये लाश किसकी है? मीनाक्षी जी जानती है? नहीं? नहीं सर, मुझे बस यही पता है कि ये कार हमारी है। कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जंगल से होती हुई हाईवे पर रुकी, पीछे जंगल में लाश मिली थी पेट्रोल से जली हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जलाया गया था पेट्रोल से। मैं किसी लाश वाश के बारे में नहीं जानती, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ ये कैसे धीरज हमारी गाड़ी ले गया था। आप उसी से क्यों नहीं पूछती कि हमारी कार हाईवे पे कैसे मिली? धीरज की माँ आई हुई है, काफी परेशान है वो कि डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे? डीएनए सैंपल लेना है मेरा? क्यों? गीता जी, हमें एक लाश मिली है, इनफैक्ट बुरी तरह से जली हुई लाश। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, पर शायद वो लाश आपके बेटे धीरज की हो सकती है। धीरज तो शादी में गया है। 4 या 5 दिन लगेगा माँ, मैं फोन करूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है, किसकी शादी है, कुछ तो बता। अरे एक दोस्त की शादी है यहीं पास में, पहुंचते फोन करूंगा। संभल के जाना। कहाँ पहुंचने वाला है, किसकी शादी है, धीरज ने कुछ नहीं बताया, ना फोन ना मैसेज, और आप कह रहे हैं कोई लाश मिली? गीता जी, धीरज किसी की भी शादी में नहीं गया था, वो किसी और ही काम से निकला था। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मेरा डीएनए वो लाश के साथ मिला ना? खुद की बातों पे गौर कीजिए ना। पहले आप कह रहे थे कि मेरे बेटे ने किसी का चेहरा जला दिया, आप कह रहे हैं मेरे बेटे की लाश मिली जली हुई। मैंने अभी कहा ना आपसे कि अभी हम श्योर नहीं है, हमें शक है। पर हमें पूरा यकीन है कि तुमने और आशुतोष ने मिलकर धीरज को मार डाला। ये झूठ है सर, जो हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ और वही सच है। तुम्हारा बयान नंबर 2, जिसे तुम सत्य वचन कह रही हो, उसके मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह धीरज तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी कार लेकर चला गया। ये सच है। ये झूठ है, क्योंकि गाड़ी धीरज नहीं कोई और चला रहा, और वो कोई और तुम हो। ये झूठ है सर। मीनाक्षी दीदी, सारी दुनिया झूठी और आप सच्ची, प्लीज बता दो क्या हुआ था उस दिन। ये लोग कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और तू विश्वास कर रही है इन पर। तू भी मिल गई इनके साथ। तुझे पता है ना तेरी जीजू की क्या हालत है। हो गई एक्टिंग। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारी पोल खोल देंगे। जली हुई लाश, जला हुआ सूटकेस, और तुम्हारी कार से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हाईवे पर तुम्हारी कार एक टोल नाके से गुजरी जो बंद था, लेकिन उसका सीसीटीवी चल रहा था। ये देखो। हमारे बयान के मुताबिक 14 दिसंबर को धीरज रायकर तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गई, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि 8:32 पर तुम्हारी इस फैमिली कार को धीरज रायकर नहीं बल्कि तुम चला रही हो। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि तुम और तुम्हारा पति आशुतोष विक्टिम नहीं बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड हो। धीरज ने तुम्हारे पति आशुतोष पर हमला नहीं किया, बल्कि तुमने और तुम्हारे पति आशुतोष ने धीरज को मार डाला और जंगल में उसकी लाश को जला दिया। लेकिन सर, दीदी तो यहीं पर है और जीजा जी का चेहरा जला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, फिर कैसे? शायद धीरज को जलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद वो आशुतोष से लिपट गया होगा। क्यों मीनाक्षी, क्या हुआ? कैसे तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जला और कैसे तुमने धीरज को मारा और जंगलों में ले जाकर जला दिया? ये ऐसे नहीं बोले। हवलदार बिमला को बुलाओ, जरा सा डेमो दिखाओ, हम मुंह कैसे खुलवाते हैं। बुलाओ उसे। सर ऐसा जो हुआ गलती से हुआ सर। आशुतोष मानना नहीं चाहते थे धीरज को, वो बस गुस्से में हुआ। मीनाक्षी तिवारी, इस बार कोई झूठ नहीं चलेगा। सर मैं सच कह रही हूँ। दरअसल धीरज एक रात पहले से ही हमारे घर पर था सर। क्या? सब पहले धीरज ने मेरे वीडियोस आशुतोष को दिखाए, फिर वो जबरदस्ती आशुतोष के साथ बैठकर शराब पीने लग गया। उसके बाद वो आशुतोष के साथ सौदा करने लग गया
उन दोनों के बीच में काफी लंबी बहस छिड़ी। कुछ वक्त के बाद आशुतोष उसे गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया। चलो दिखाओ गाड़ी। नमस्ते। यार मीनाक्षी, तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। चलो तुम्हारे पतिदेव को बाय बाय बोलता हूँ और याद दिला देता हूँ कि गाड़ी के पेपर ठीक से मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाए। उसने मेरा इस्तेमाल किया था, सारा पेट्रोल निकाल लिया था। अशु, अशु, फ्यूल टैंक खाली हो गया है। गाड़ी यहीं पे छोड़ देता। किसी की हम पर नजर ना पड़े, इसलिए मैं और आशुतोष अलग अलग बस करके घर पहुंचे और घर आकर एक प्लान बनाया। कैसा प्लान मीनाक्षी? आशुतोष का प्लान। जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं इससे हमारा फायदा क्या हो सकता है। फायदा कैसे? वीरेन को लाखों रुपए चुकाने हैं मुझे। पता नहीं कब कैसे चुकाऊंगा, चुका भी पाऊंगा या नहीं। हो जाएगा अशु, सब हो जाएगा। बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। टाइम को मारो गोली, अब हम इस मुश्किल को मौका बनाएंगे। कैसे? एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे। समझी नहीं आशु। मीनाक्षी, कोई मर्डर हुआ ही नहीं था, हमला हुआ था। बीरेन के 2 आदमियों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। धीरज का कत्ल सामने आएगा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो आशु, एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे, ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। हमारे पास यही एक रास्ता है और यही सबसे सही रास्ता है। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हें हाईवे के पास हमारी कार से पेट्रोल की वो बोतल आनी होगी, उसमें थोड़ा पेट्रोल बाकी है। मैं वापस लौटी कार से पेट्रोल वाली बोतल लेकर। 3 कप चाय बनाना, सब कुछ सही सही लगना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है। आशुतोष जो सहने वाला था, अपने चेहरे के साथ जो करने वाला था, उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। फिर वो चिल्लाया। आशुतोष ने कहा था कि जैसे ही वो मेरा नाम चिल्लाए मैं आग बुझा दूं ताकि हद से ज्यादा नुकसान ना हो। कौन चाहेगा कि जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आए, लेकिन हमें इस मोड़ की तरफ ढकेला धीरज की विकृति ने, आशुतोष के कर्ज ने। आशुतोष ने खुद की जान को खतरे में डाला, खुद को इतनी तकलीफ दी कि उसके लेंदा तकलीफ में आ जाए और उसे दुनिया की हमदर्दी मिले। हमारी माली हालत बहुत खराब है सर। तो तुम लोगों ने ये साजिश रची। प्लान ए, हमला मनी लेंडर बीरेन सिंह ने करवाया, और जब वो प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी, सारा जिम्मा धीरज पर डाल दो। आशुतोष ने कोई प्लान भी नहीं बनाया था मैडम, सिर्फ प्लान ए था। पर हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि कोई पड़ोसी आकर देख लेगा। प्लान बी मैंने अकेले नहीं बनाया था। आशुतोष को इसके बारे में जरा भी पता नहीं। हम तुम्हें धीरज रायकर के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारे पति आशुतोष तिवारी पर भी यही चार्जेस लगेंगे। सर आशुतोष का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए सर, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने धीरज का कत्ल किया है, आशुतोष को इसके बारे में पता भी नहीं था। सजा सिर्फ मुझे होनी चाहिए सर। मीनाक्षी तिवारी, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि किस तरह खेलेंगे, कौन तुम्हारी टीम में रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन रुकेगा कौन भागेगा। सर मैं भाग नहीं रही हूँ,
मैं सिर्फ सरेंडर कर रही हूँ सर। इसे सरेंडर कहते हैं। हमें झूठ बोल बोलकर गुमराह किया, एक इंसान की जान ले ली, उसे जला दिया, बेकसूर लोगों पर उंगली उठाई। तुम लोग सच में आग से खेलते आए हो। कहाँ जा रही हो मम्मी? क्यों जा रही हो मम्मी? आप पापा को लेने जा रही हो? हम सब लोग अपने घर वापस जाएंगे। पापा ठीक हो गए? सुनील अनिल बेटा, हमने मतलब मैंने और तुम्हारे पापा ने कुछ गलतियां की है। क्या मम्मी? तुम लोग बहुत छोटे हो वो समझने के लिए, लेकिन बस इतना समझ लो कि हम दोनों बहुत जल्द लौटेंगे। सुनिए, क्या मैं अपने पति से 2 मिनट मिल सकती हूँ? ना मत कहिए प्लीज। आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा औरतों के साथ? ये देखिए, फिलहाल तो इसी बात के सबूत हैं कि आपका बेटा धीरज 14 दिसंबर की सुबह मीनाक्षी और आशुतोष के घर पर था। बाकी चीजों की तहकीकात चल रही है। वो वीडियोस भी खोजे जा रहे हैं जो शायद आपके बेटे धीरज ने बनाए थे। अगर मेरे बेटे ने कोई घिनौनी हरकत की भी थी तो क्या इस तरह उसे मार डालना जरूरी था? क्या मैं इनके साथ 5 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? सर, इस वक्त हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मीनाक्षी इस बार सच बोल रही है। डाउट क्या है? उसने धीरज को मार डाला, इसी ने आशुतोष का चेहरा जलाया, और इस पूरे कांड के पीछे सिर्फ अकेली ये मीनाक्षी है। पर सर, मीनाक्षी ये कबूल करने को तैयार है कि सारा प्लान उसी का था। कोर्ट के सामने भी कबूल करने को तैयार है। अपने पति को बचाने के लिए सजा भुगतने को तैयार है। नहीं प्रियंका, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धीरज ने जो वीडियो बनाया, मीनाक्षी को ब्लैकमेल किया अपने साथ सोने के लिए वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? वर्मा, ये सच है या झूठ, इस बात का सबूत मिलेगा भी तो कहां से? फॉरेंसिक ने धीरज का लैपटॉप और फोन डबल स्कैन की, लेकिन रिजल्ट 0। धीरज ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए होंगे, या साइबर स्पेस के किसी ईमेल अकाउंट में, या साइबर स्टोरेज स्पेस में कहीं स्टोर कर दिए होंगे, या फिर वीडियोस कभी बनाए ही नहीं गए होंगे सर। यस सर, मैंने उस गारमेंट स्टोर के एम्प्लॉय से बात की जहां धीरज स्टोर मैनेजर था। उनमें से कई एम्प्लॉयज तो वहां जॉब पर तब से हैं जब मीनाक्षी ने ज्वाइन किया था और फिर छोड़ा। सर, धीरज के बारे में उनकी राय मीनाक्षी की बताई गई धीरज की इमेज से बिल्कुल अलग है। देखिए सर, ये एमएमएस बनाने की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि धीरज इस टाइप का आदमी था ही नहीं। पर मीनाक्षी ने जॉब तो छोड़ा था ना? हाँ, छोड़ा था, पर किसी और लड़की ने नहीं छोड़ा, और ना ही किसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत की धीरज के खिलाफ। और एक बात, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी है। हर बार जब कस्टमर रूम यूज़ करके बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके पूरी तरह से चेकिंग करते हैं कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया। अब उसमें धीरज अपना सेलफोन अंदर जाकर छोड़ता है, और वो भी कैमरा ऑन मोड पर। और ये बात सिक्योरिटी ने या किसी और ने कभी नहीं पकड़ी, बस मीनाक्षी तिवारी ने पकड़ ली। सर, हम सारे एम्प्लॉयज यही डिस्कस कर रहे थे कि धीरज एक बहुत डिसेंट आदमी था और एक बहुत अच्छा स्टोर मैनेजर भी। तो सर, वो ये सब कुछ करके अपनी रेपुटेशन और अपनी जॉब रिस्क में क्यों डालता? सर, मैंने उन 2-3 जगह भी बात की जहां धीरज पहले काम करता था। हर जगह से रिकॉर्ड क्लीन, ऊपर से फॉरेंसिक ने भी उसकी सारी ऑनलाइन एंटिटीज हैक की हैं, ईमेल्स, मैसेंजर वगैरह वगैरह। किसी भी जगह से इस तरह का कोई वीडियो या मटेरियल उनको नहीं मिला। तो फिर मीनाक्षी क्या छुपा रही है? सर, ये बात तो मानी जा सकती है कि जो औरत प्लान ए प्लान बी बना सकती है वो प्लान C, D, Z तक बना सकती है। फिर उसका ये वर्जन जहां वो खुद जुर्म कबूल कर रही है, अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या हो सकता है? अगर धीरज मीनाक्षी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था तो फिर वो मीनाक्षी के घर क्यों गया? इस प्लान का, इस साजिश का मकसद क्या है? सर, मीनाक्षी ने बयान दिया है कि उसे मालूम था कि टोल नाका पर CCTV लगा है। आशुतोष को लोगों की नजरों से और CCTV से बचाने के लिए ही उसने आशुतोष को बैकसीट पर छुपाया था। लेकिन वो खुद तो दिख गई। सिर्फ आशुतोष को छुपाने का मतलब क्या था? जाहिर सी बात है कि इस बार जो हमें बताया जा रहा है ये भी एक साजिश है। वर्मा, अगर मान लें कि मीनाक्षी का ये 3rd वर्जन उसका प्लान C है, लेकिन इस प्लान C में मीनाक्षी खुद को खतरे में डाल रही, ऐसा क्यों? और ये प्लान C है क्या? और अगर वाकई ये प्लान C है तो फिर हकीकत क्या है? डीप टिश्यू बर्न्स में काफी इंप्रूवमेंट है। एम आई राइट डॉक्टर चिटनिस? राइट डॉक्टर, अच्छी तरह से हील हो रहा है। अब हम सर्जरी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60% मैचिंग हो सकेगी,
फेस के पहले फीचर्स के साथ। पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी में कितने दिन लगेंगे? मिनिमम 6 हफ्ते। आशुतोष, तुझे पता है तुम लोगों ने इतने संगीन आरोप लगाए बीरेन पर, उसके बावजूद वो तेरे इलाज के लिए पैसे ऑफर कर रहा है, वो भी बिना सूद के। अब बोल, बिजनेस बैठ गया समझा, तू मायूस हो गया समझा, पीने लगा वो भी समझा, लेकिन ऐसा वाहियात पागलपन वाला रास्ता लेने की क्या जरूरत थी यार? मीनाक्षी भाभी को अगर वो धीरज ब्लैकमेल कर रहा था तो मुझे बताया होता ना। कानूनी दायरे में रहकर हम लोग कोई ऐसा रास्ता निकालते कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। मीनाक्षी कैसी है? याद आ रही है उसकी, डर लग रहा है उसके बिना, मुझे उससे मिलना है। अंकिता और मैं मीनाक्षी भाभी की जमानत कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मजबूत बने रहना है और मैं भी उनके लिए मजबूत बनी रहूंगी। काश ये मजबूती आपने धीरज के ब्लैकमेलिंग के सामने हिम्मत से डील करने में दिखाई होती दीदी, तो शायद आज ये दिन आता ही नहीं। तेरे लिए कहना बहुत आसान है, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। एक बार खुद को मेरे जगह रख कर तो देख, तब समझ आएगा मुझ पर क्या बीती है। ये मैं ही जानती हूँ। इससे पहले पुलिस भी जान जाए दी, कम से कम मुझे तो बता दो, क्या वाकई में उस दिन जीजू ने खुद को आग लगा ली थी? या सच्चाई कुछ और है? ये है आशुतोष मीनाक्षी का घर और ये रहा टोल नाका वाला सीसीटीवी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 45 मिनट और इस टोल नाका वाले सीसीटीवी पर मीनाक्षी सुबह कार के अंदर दिखाई देती है 8:32 पर। सर इसका मतलब है वो लोग अपने घर से अराउंड 7:45 बजे निकले होंगे और उसी वक्त पड़ोसी श्रीकांत जी और परेश सिसोदिया ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा था। और उसके पहले तकरीबन 7:30 बजे परेश सिसोदिया की मीनाक्षी से बात भी हुई थी। घटनाक्रम तो यही था सर। 7:30 से 7:45। तो क्या सिर्फ इन 15 मिनटों में धीरज का कत्ल हो गया? आशुतोष मीनाक्षी ने धीरज का कत्ल किया, उसे सूटकेस में पैक किया, गाड़ी की डिक्की में डाला और निकल गए। शायद जल्दबाजी में हो गया होगा 15 मिनट में सारा कांड। मुझे डाउट है प्रियंका। सर मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल में वो आदमी जिसका चेहरा जला हुआ है वो आशुतोष है। ललित, हमें अब भी शक है कि मीनाक्षी हमसे कुछ छुपा रही, कहीं उसका तीसरा बयान प्लान सी तो नहीं, साजिश का हिस्सा। और ये बात तुम किस बिना पर बोल रहे हो ललित कि हॉस्पिटल में जो बंदा है वो तुम्हारा दोस्त आशुतोष तिवारी नहीं है? अब देखिए उसका जला हुआ चेहरा नेट के पीछे से तो पहचान में आता नहीं, लेकिन फिर भी पहले दिन से ही मुझे उसके ऊपर शक था, वो भी उसके बर्ताव की वजह से। फिर कल कुछ हुआ सर, उसने मुझसे स्लेट और मार्कर मांगा लिखने के लिए। सर बाद में मुझे ध्यान आया कि उसने बाएं हाथ से लिखा था और लिखावट पूरी तरह से क्लीन थी, एकदम स्मूथ, जबकि आशुतोष दाएं हाथ से लिखता है, इज राइट हैंडेड। तो फिर वो बाएं हाथ से इतनी सफाई से कैसे लिख सकता है सर? शक तो मुझे पहले से था सर। और हाँ सर, ये शक सिर्फ मुझे ही नहीं है। यार जितने भी लाख कम पड़ रहे इलाज के लिए मुझसे ले लेना, बेझिझक ले लेना, ब्याज मत देना। वाकई बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं जानता हूँ आशुतोष आदमी बुरा नहीं है, तुम्ही ने तो मिलवाया था हमें। जी। जब उसका बिजनेस सही जा रहा था तो वो एडवांस में बैच चुका था। मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा वो टाइम टू टाइम दे देता था। तो फिर ऐसा आदमी अपना चेहरा कैसे जला सकता है? वो भी कर्जे से बचने के लिए? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा बीरेन कि आशुतोष ऐसा कुछ कर सकता है। कॉलेज के दिनों से जानता हूं मैं उसे, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि मीनाक्षी भाभी कह रहे हैं कि ये सब हुआ है। आशुतोष क्या कह रहा है? बोली का पाता है, बस लिख के बात करता है और हर बार सिर्फ एक ही बात लिखता है कि जो मीनाक्षी कह रही है वो सच है। मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। कुछ झोल तो है सर, और मुझे मेरा शक एकदम सही लग रहा है। एक मिनट, तुम और बीरेन कह रहे हो कि आशुतोष खुद अपने चेहरे को कभी नहीं जला सकता? बिल्कुल नहीं सर। और तुम ये भी कह रहे हो कि आशुतोष बाएं हाथ से लिखता ही नहीं था जो ये बंदा लिख रहा है? जी। तो हॉस्पिटल में जो आदमी है वो आशुतोष तिवारी या धीरज रायकर के अलावा कोई तीसरा तो हो नहीं सकता। अगर वो आशुतोष तिवारी नहीं है तो धीरज तो नहीं? कहीं मीनाक्षी और धीरज रायकर ने मिलकर आशुतोष का मर्डर तो नहीं कर दिया? हमने मीनाक्षी से सच सुनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जिसका चेहरा जला था उस पेशेंट से भी सच की उम्मीद नहीं थी। और आशुतोष के माँ बाप, क्या उन्हें कोई शक था इस बारे में? क्या कह रहे हैं आप?
वो आशुतोष नहीं का क्या मतलब है? वो आशुतोष ही है। सर हम अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं? ना तो आपने आवाज सुनी, ना चेहरा देखा। फिर भी हमारा आशुतोष हम तक अपना दर्द पहुंचा रहा है लिखकर। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कहना है कि धीरज की मां गीता और पाई गई लाश की डीएनए मैचिंग रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त? ये तो नहीं बताया सर, पर कह रहे थे काफी वक्त लग सकता है। अगर लाश का डीएनए धीरज की मां के डीएनए के साथ मैच हो गया तो ये केस सॉल्व समझो, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो फिर लाश के डीएनए को आशुतोष के पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच करना पड़ेगा और उसमें वक्त लग सकता है। सर अगर जंगल में मिली हुई लाश धीरज की नहीं आशुतोष की है और हॉस्पिटल में जले हुए चेहरा वाला आदमी आशुतोष नहीं धीरज है, तो ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है। एक सटीक तरीका है सर ये पता लगाने का कि जिस आदमी का चेहरा जला है असल में वो है कौन। नागरिक कार्ड? हाँ, हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आशुतोष का नागरिक कार्ड तो बनवाया होगा ना? हाँ बनवाया होगा। मीनाक्षी दीदी से पूछ कर देखती हूँ कहाँ होगा। धीरज का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए आपको? धीरज जिंदा है? इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते गीता जी। काफी कुछ ऐसा है जो मालूम नहीं हमें और जो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अंकिता ने पूछा मुझसे कि सर्जरी से पहले आशुतोष का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए। वो तो उसे पूछना ही था। जरूर मीनाक्षी को शक हुआ होगा। सर ये रहा आपका नागरिक कार्ड। गौरव ये एग्जाम नहीं ले रहे हम तेरा। सर लोगे भी तो मैं फेल नहीं हूँ, फेल होगी आपकी आइडेंटिटी। मैंने इसमें जितेंद्र सर का नागरिक नंबर फीड किया हुआ है। फिंगरप्रिंट्स मांगा। आप एक काम कीजिए, आप अपना फिंगरप्रिंट्स दीजिए। मैच कैसे हो? सर दीजिए तो सही। सर लेफ्ट। वही तो मैं कह रहा था, मैच कैसे होगा? आपको एश्योरेंस देने के लिए मैंने इसमें जितेंद्र सर के नागरिक नंबर के अगेंस्ट आपके फिंगरप्रिंट्स जो कि मैच नहीं। जितेंद्र सर अब आपकी बारी। फुल प्रूफ तरीका सर, फिंगरप्रिंट्स मैच कीजिए, बट उसके लिए आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। सर हमें शक है कि जिस आदमी का चेहरा जलाया गया है वो आशुतोष तिवारी नहीं है, वो धीरज रायकर है। और सर डीएनए सैंपलिंग के रिजल्ट आने में काफी वक्त लगेगा। ये नागरिक कार्ड के फिंगरप्रिंट वाला जो तरीका है वो कितना टाइम लेगा ये भी तो पता करते हैं। और एज इफ हम ये पहली बार कर रहे हैं तो अथॉरिटी से बात करनी होगी। सर आप बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक होगा। ऑलराइट, तो एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर तुरंत भेज दो। साथ में सर। क्या बात है सर? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? आप अब भी ये साबित करने पे अड़े हुए हैं कि आशुतोष तुमने और धीरज ने मिलकर तुम्हारे पति आशुतोष का कत्ल कर दिया। क्या? दरअसल धीरज ने सोचा नहीं था कि प्लान ए फेल होगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि एक और प्लान बनेगा, प्लान बी, जिसे तुम अंजाम दोगे और वो भी फेल होगा। पर प्लान सी में वो साफ साफ जान गया कि वो फंस रहा है, इसलिए वो हमें सब कुछ बता चुका है। धीरज का कहना है कि आशुतोष को मारने का पूरा प्लान तुम्हारा था। धीरज को आशुतोष का चेहरा नहीं मिला मीनाक्षी। क्यों किया तुमने ऐसा दीदी? क्या धीरज ने ऐसा कहा कि ये सब प्लान मेरा था? हाँ। मैं नहीं मानती। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो वो राजी कैसे हो गए? तुमने चीजों को जान से मार डाला, ऐसा ख्याल भी तुम्हारे मन में आया कैसे? अगर सबके ख्यालों पर मुकदमे चलते ना अंकिता, तो इस कमरे में सबको फांसी होती। आशुतोष मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुका था, जब उसने सुबह की चाय के वक्त शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस आशुतोष से मैंने प्यार किया था, शादी की थी, बच्चे किए थे, जीते जी मर चुका था। सर उसने कभी अपने बिजनेस को सुधारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे उसका पीने का बहाना छूट जाता। उसने मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी सर।
मैं अपना भविष्य आशुतोष के साथ देख ही नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ था धीरज। मीनाक्षी और धीरज के बीच बाकायदा अफेयर था। धीरज ने ना कभी मीनाक्षी का कोई वीडियो बनाया था और ना ही उसे कभी ब्लैकमेल किया था। दो बालिग लोगों के बीच का मर्जी से बना हुआ रिश्ता था वो। ये एक प्रेम कहानी थी, एक शादीशुदा औरत जिसके 2 बच्चे भी थे, और एक ऐसा आदमी जो उस औरत को अपना बनाकर अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। तो छोड़ दो ना आशुतोष को, डाइवोर्स ले लो, और डाइवोर्स मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मीनाक्षी, मैं वादा करता हूँ मैं दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। मैं आशुतोष को छोड़ नहीं सकती। बच्चे मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे धीरज। उन्हें बहुत लगाव है आशुतोष से। माना कि आशुतोष को पीने की लत है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्यार करता है सुनीला नील से। ऐसे नहीं होता मीनाक्षी, की चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमको हम दोनों में किसी एक को छोड़ना ही होगा। धीरज, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना भी नहीं चाहती, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे अपने पापा को खोए। ये कैसे पॉसिबल है मीनाक्षी? तो तुमने तय किया तुम अपने पति आशुतोष का चेहरा अपने प्रेमी धीरज को दोगी, धीरज को आशुतोष बनाओगी। इतना बचकाना, इतना बेवकूफ़ी वाला, इतना भद्दा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? एक फिल्म में देखा था सर, हॉलीवुड की फिल्म थी। खैर, उसमें तो पूरा का पूरा चेहरा उठाकर किसी और को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर्स का कहना है कि 60% चेहरा फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। धीरज मान गया तुम्हारे इस वाहियात प्लान का हिस्सा बनने के लिए? इतना खतरनाक, इतना बेहुदा प्लान? क्या मीनाक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरा चेहरा जलाओगी? हाँ, पहले मैं बच्चों को मम्मी के घर भेज दूंगी, फिर हम आशुतोष को मार डालेंगे, फिर तुम्हारा चेहरा जलेगा, फिर तुम आशुतोष बनोगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये खतरनाक है, डरावना है ये। एक ही जिंदगी है धीरज, और हमने बारीकी से प्लानिंग की तो सब सही हो जाएगा। संभाल के चलेंगे तुम्हारे चेहरे को, फिर डॉक्टर आशुतोष की तस्वीर से तुम्हें आशुतोष बना देंगे। बच्चों को उनका पापा मिलेगा, और मुझे मेरा धीरज। कोई और भी तो रास्ता हो सकता है ना? मतलब तुम आशुतोष को डाइवोर्स दे दो ना, डाइवोर्स के बाद तो बच्चे आशुतोष से मिलते रहेंगे। आशुतोष के जीते जी सबको तकलीफ होगी। मेरी इस प्लानिंग से सब सही हो जाएगा, किसी को दर्द नहीं होगा धीरज। आशुतोष मरेगा और मैं जलूंगा, और तुम बोल रही हो कि किसी को दर्द नहीं होगा? जितना दर्द इस वक्त हो रहा है उससे तो कम ही होगा। आशुतोष नशे में होगा, सोया होगा, तब हम अपना काम कर देंगे। कहाँ थे तुम? 6 बज गए। यार 2 बार आके मुझे वापस जाना पड़ गया। क्यों? वो एक बुजुर्ग पड़ोसी है, बाहर निकल के यहाँ वहाँ देख रहा था, इसलिए मुझे छुपना पड़ा। सूरज निकलने से पहले हमें अपना काम पूरा करना पड़ेगा, वरना सारी दुनिया बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद चेहरा जलाया। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ कौन सा कम है अभी, लेकिन इससे हमारे अभी के जो हालात है वो जरूर सुधर जाएंगे। तैयार हो, हमारे पास एक यही रास्ता है। संभाल के जलाना, पूरा फेस जलने से पहले बुझा देना। प्लान के मुताबिक मैंने 3 कप चाय बनाई ताकि लगे कि वाकई में 2 लोग आए थे, सब कुछ सच सच लगे। बेटे का कातिल है,
उतनी ही बुरी तरह मीनाक्षी के माँ बाप और बहन भी हिल गए जब उन्हें पता चला कि मीनाक्षी ने कितने भयंकर जुर्म की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जहां तक आशुतोष और मीनाक्षी के बच्चों का सवाल है, जब कभी भी उन्हें इस भयंकर हकीकत का पता चलेगा, उनके लिए इसे समझ पाना आसान नहीं होगा कि आखिर उनकी मां ने उनके पिता के साथ जो किया क्यों किया। धीरज की मां गीता समझ ही नहीं पा रही है कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि उसका बेटा धीरज जिंदा है, या शोक मनाना चाहिए कि उसका बेटा इतने क्रूर षड्यंत्र और हत्या में शामिल हुआ। क्या वाकई में मीनाक्षी ने ये साजिश रची थी? अपने प्रेमी को अपने पति का चेहरा देने का सोचा? पुलिस तो यही कह रही है, और अब पुलिस आशुतोष के पेरेंट्स का डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखेगी। तब तक कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। तो आई एम सॉरी, बेहतर यह होगा कि आप पेशेंट को अपने कस्टडी में ले लें। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरज 70% रिकवर हो चुका है। आप प्लास्टिक सर्जरी रहने दीजिए, अपनी तरफ से जितना ठीक कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उसके बाद हम उसे कस्टडी में ले लेंगे। मुझे मेरे पति को बचाना है, की मदद करनी है, उन्हें उनका चेहरा लौटाना है। हम अब भी डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ये डीएनए रिजल्ट्स शक की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। तब तक हमारे पास मीनाक्षी का बयान और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है। डीएनए रिजल्ट्स आते ही हम एक ठोस केस बना पाएंगे। ये किसी की भी समझ या कल्पना से भी परे है कि कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना विकृत, इतना खतरनाक रास्ता कैसे चुन सकता है। और ये मंजिल क्या थी? जिंदगी भर का साथ? क्या एक जान लेने के बाद, एक चेहरा इस तरह बिगाड़े जाने के बाद कोई प्यार भरा रिश्ता मुमकिन था? मीनाक्षी के सामने एक आसान ऑप्शन था कि वो अपने पति आशुतोष के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़े, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये क्यों? जब हम कोई मंजिल हासिल करने के लिए निकलते हैं, तब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें भी मायने रखती हैं। हम सफ़रों के इरादे भी मायने रखते हैं। क्या तारीख में या वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण है जहां गैर कानूनी और अनैतिक इरादे से किया गया काम बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है, जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं? हमें गलत मिसालें कतई नहीं बनना है। किसी भी सूरत में गैर कानूनी, भ्रष्ट और अमानवीय साजिशों का सहारा नहीं लेना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागते हुए आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा। 5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार करने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब, कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथौड़ियाँ बाहर आ गई हैं। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावाला में। किस चीज की? SY ग्रुप ऑफ होटल मैनेजमेंट पे एज ए ट्रेनी सिलेक्ट हुई है। वो बोली होती थी ना, चाय बन गई है, पी के जा। बोले आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है
चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो, पता तो चले वो लड़का पीछा कहां से कर रहा था और कहां को भागा। ही सड़क पर नंगा चाकू लेकर भाग रहा है और पब्लिक का ध्यान भी जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सर वहां पर किसी भी आदमी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। माधुरी, लड़की के घर वालों से कोई हिंट मिला कि कौन हो सकता है लड़का? नहीं सर, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, टोटल शॉक में है। सर लड़के ने जानवी को मारा और उसका मोबाइल ले गया। जिस तरह से वार किया गया उससे तो ये लग रहा है कि मकसद हत्या करने का ही था। सब हॉस्पिटल से फोन था, जानवी समझ नहीं रही। तुरंत उठवा सकते हो सलमान अंसारी को? अभी टीम भेजता हूं। अरे क्या बात है साहब? अरे मुझे कहां ले जा रहे साहब? सलमान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की मां शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, ये सब जावेद की मां और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले लो। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिया। ये सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख, वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। क्या जावेद सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर सकता है? सर ये किस चीज के लिए किस हद तक जा सकता है कहना मुश्किल है। हो सकता है जानवी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया हो तो बस पीछा करके स्टैबिंग कर दी हो। इंसानियत का खतरा जिसमें ना हो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए भरे बाजार किसी के पीछे भागते हुए इतने भयंकर तरीके से उसका कत्ल कर देना, ये कांड कुछ और ही इशारा कर रहा है। अरे मैडम, मैं कोई पहली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठीक है। और आफरीन तू बोलने का क्या लेगी? या दो कान के नीचे। मारो नहीं साहब, जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब। उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था, अब ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान सीधा हिसाब है, अगर जावेद नहीं मिला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी। अल्लाह कसम साहब, मैं नहीं जानता साहब कि जावेद इधर आया हुआ है। आपको जितना मारना मार लो साहब, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर जावेद ने जो मोबाइल जानवी से छीना था वो नंबर सिर्फ 4 दिन पुराना है। और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया
उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स वर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए। कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला। कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 4449876656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सींग डालने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम है इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जाती। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत, करके बोला नहीं मैं। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जा कहीं पे। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में। जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी ही नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना? अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते। अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते, और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे बाबा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो साहब, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे जानवी के लिए हाथ लगाए बैठा हो। सर ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर। स्टॉप।
जावेद की बहन आफरीन ने पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो। फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख कि सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद मर्डर का केस है, अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज से तो जाती थी रोज। हाँ ये टैक्सी थी MH02 मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये आप कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं उसी शाम को जावेद से जाकर पूछा, जावेद बताना कौन है योगेश दलवी? मैं। हाँ मैं। योगेश दलवी? हाँ। कर दिया होता। मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना, जानवी सावंत भी एक इंसान है, और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस। आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद,
जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियां निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले। अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में है। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। पर जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती है कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर हम पुणे पहुंचे हैं। जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास्ट हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी हो जावेद का पता निकालना है उसे। ये मेरा बेटा माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद, लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ। वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी पे खबरें हम भी देखते हैं। आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये, आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे। आफरीन, तुम एक नर्स हो। अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर खोल दिया। नफरत का जहर उसी के अंदर खुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहां लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है आफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया है। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? हमें कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? हमें बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनहगार लड़कों को छुपाते,
हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने। 2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी। ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো 3 খানা কচুরি সিঙ্গারা চা মিষ্টি দিয়ে কিছু কিছু নয়। আচ্ছা তাহলে আমি 3 খানা কচুরি ডালের সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी बदला। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है, हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज़ सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं। वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं, बताया नहीं कुछ। कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब, उन दोनों को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी छोटे भाई। सर, कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा। अब विरार में ना पूना में और ना वापिस कोलकाता में। और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। देखो, टिश्यू पेपर नहीं हो ना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया।
हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना। ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं नागपुर में हूँ, नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है और यहाँ तो खर्चा भी कम है। तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला है इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी? तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, जानती हूँ मैं जावेद। हाँ मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर, होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था, बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। वो कौन लोन देगा तुझे, और या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूं सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना है, जिंदगी में ना ऊपर उठना है। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है, और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना ये शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, और एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूंगी किश्तों में, और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना, तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी, फिर उसने नंबर चेंज किया। फिर भी मैं तैयार था उसको एक मौका देने के लिए। कितनी बार बोला, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन नहीं।
जावेद, जानवी भी घर से निकली है और इसी तरफ से आ रही है। यही सही समय है। जानवी, जानवी यार कब तक टालोगी यार? गलत कर रही हो जानवी, देखो तुम। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो इस तरह मेरा पीछा करके। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ, अब हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है और ना ही होगा। यार मैं सुधरना चाहता हूँ यार, एक चांस दे दो यार प्लीज। क्या कर रही हो? नहीं जावेद, मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ नहीं चूज कर सकती जहाँ मुझे पता है कि आगे जाके मुझे सिर्फ पछतावा होगा। प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? बाय। बाय? क्या बाय क्या बाय? तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए जेल काटी है मैंने, अब ऐसे बाय बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती तुम। बाय जावेद। जानवी, जानवी, मेरे को बाय बोल के किसको हाय बोलने जा रही हो तुम? हाँ, कौन है वो? तुम्हारी बिरादरी का है? तुम्हारी हैसियत का है? नाम क्या है उसका? योगेश दलवी जॉब करता है? वो सच बोलता है। खुश सोचा था मैंने, तुम नहीं सुधर सकते। पहले झूठ पे झूठ, फिर चोरी, और अब ये चाकू लेके आए हो मुझसे बात करने। जानवी, या तो तुम मेरी हो या तो तुम हो ही नहीं। जावेद, जावेद सुनो। हाँ, मैंने जानवी को मार डाला, उसका मोबाइल छिना ये जानने के लिए कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और तुझे फोन से कुछ नहीं मिला? कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में। और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था। उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का? उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए, ये कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद ये छूट भी जाए। ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी। सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनत का शौर्य थे, खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को जान? क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य
दो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। जुर्म का रास्ता कोई भटका हुआ रास्ता नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक जो भी इस रास्ते पर चला है वो ये जानकर चला है कि अंजाम क्या होगा। जावेद शेख खुद जिम्मेदार है अपने कुकर्मों के लिए। जानवी की मौत दुखद है, बेहद दुखद। हमें लगता है हर एक लड़की को ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचना चाहिए जहां आपसे पहली मुलाकात में झूठ बोला गया हो। पर अगर रिश्ता बन भी जाता है तो हमेशा ऐसे रिश्तों में से मिलने वाले इशारों को पहचानें और उन इशारों को अपनों से भी शेयर करें। मदद और सुरक्षा मांगने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से, पर उसके व्यक्तित्व में कोई एक चेहरा ढका हुआ था उसका। जी नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथौड़ियां बाहर आ गई हैं। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावला में।